नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार साहू है। मैं साई कृषि कोचिंग रायपुर, कालीबाड़ी चौक, धमतरी, जगदलपुर, आप सबका जो कल पीएटी का हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके साथ चर्चा में लेते हैं कि अरोगाणुता का मतलब होता क्या है। अरोगाणुता का मतलब होता क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है ए संक्रमण की अनुपस्थिति, बी उच्च तापमान द्वारा संरक्षण, सी प्रस्तुतिकरण, डी निर्जलीकरण। वही चीज हम इंग्लिश में देखते हैं तो एसेप्सिस मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शंस, प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर, सी पाश्चराइजेशन, डी स्टरलाइजेशंस। अब एसेप्सिस का मीनिंग होता क्या है और ये किस में करते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं, जितने भी हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हम जेली खाते हैं, टोमेटो का केचप खाते हैं, जैम खाते हैं ब्रेड्स में, तो उसमें ये एसेप्सिस का काम किया जाता है, ये उसका प्रिंसिपल वर्क है। तो इसका आंसर आएगा संक्रमण की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शंस। उसमें क्या होता है, जो हार्मफुल, जो हमको क्षति पहुंचाने वाले उसमें बैक्टीरियास होते हैं, उसको उसमें किल किया जाता है। तो इसमें आएगा कि संक्रमण की अनुपस्थिति। क्यों इसमें ये आएगा? क्योंकि उस तापमान पर किसी भी चीज को हम गर्म कर दें, तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर रोटी ही ले लेते हैं, तो रोटी हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर में करेंगे तो जल जाता है। और पाश्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन का काम है कि बस उसको किल करना, किसी भी चीज को किल करने के लिए होता है। तो पर्टिकुलर हम प्रोसेसिंग में जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की अनुपस्थिति ही एसेप्सिस कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जेली में pH 3.2 पर अम्ल होता है। इंग्लिश में यही चीज देखते हैं कि एट pH 3.2 एसिड कंटेंट इन जेली इज। तो ये क्वेश्चन अगर pH है ना, अगर pH की बात करते हैं तो pH का फुल फॉर्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना हमको वो चीज़ खट्टा लगने लगता है। तो इसका आंसर आएगा 0.75% से 1% तक। हिंदी में देखें तो 0.75% से 1% तक इसका आंसर आएगा। क्योंकि हम अगर डी ऑप्शन को ठीक करते हैं 1 से 1.25%, तो वो चीज़ें, क्योंकि pH 3.2 तक वो चीज़ें रहती हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं करेगी और हमको टेस्ट भी नहीं आएगा किसी जेली में ज़्यादा pH है तो 3.2 का जो आंसर है 0.75 से 1% तक होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। जेली जमने में विफल किस कारण से होती है? जेली फॉल टू सेट इज ड्यू टू। तो जेली जमने में सबसे कारण है कि जेली के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैक्टिन की। पैक्टिन 1% से या 1% होना चाहिए। तो इसका जो जेली में, इसका जो हम मेनली वो बोलेंगे तो जेली का रोना भी बोल सकते हैं इसको जेली में, क्योंकि वो क्या होता है, जो पैक्टिन की कमी है, वो जेली है वो अच्छे तरीके से जम नहीं पाता है और वो पानी की तरह बहने लगता है। तो उसका मेन कारण क्या है? लैक ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन की कमी। क्योंकि चीनी का अधिकता होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगा। तो इस कारण इसका बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, पैक्टिन की कमी से होता है। अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। किस आम की प्रजाति के फलों को केले के फल की तरह छीला जा सकता है? इन विच मैंगो स्पीसीज फ्रूट कैन बी पील्ड लाइक बनाना फ्रूट। तो अगर आप देखे होंगे तो मैंगो को अगर हम नॉर्मल जो हमारे तरफ जैसे खाते हैं कि तोतापरी है, दशहरी है, तो उसका छिलका उतना मोटा नहीं रहता, जैसे केले का रहता है उतना मोटा नहीं रहता है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं मैंगो की जिसको बनाना की तरह छीला जा सकता है, बनाना की तरह छीला जाता है।
अब देखते हैं इसमें ए ऑप्शन ठीक रहेगा क्या, कि बी ऑप्शन आएगा, कि सी ऑप्शन आएगा, कि डी ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट को क्या होता है कि ये चीजें थोड़ा सा डीपली हो जाता है, डिटेल में हो जाता है, तो ये चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आती। तो इसको हम समझाने के आपको प्रयास करते हैं कि जो ए ऑप्शन है मैंजीफेरा कायेशिया, तो मैंजीफेरा कायेशिया मैंगो की स्पीसीज है जो क्या करती है, बहुत ज्यादा खुशबूदार होती है और व्हाइट कलर का स्किन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। अगर बी देखते हैं तो मैंजीफेरा गेडेंदे, मैंजीफेरा गेडेंदे और मैंजीफेरा डेकेंद्रा, बी और सी मैंजीफेरा गेडेंदे और मैंजीफेरा गेडेंद्रा, ये क्या होते हैं, ये किसके लिए यूज किए जाती हैं, तो ये रूट स्टॉक के रूप में यूज कर दिया जाता है। जलमग्न कंडीशन में अगर हम इसको रूट स्टॉक के रूप में यूज करें तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वही चीज हम कोई दूसरे रूट स्टॉक का यूज करते हैं तो वो उसमें डिजीज लग जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, कीड़े मकोड़े कीड़े लग जाएंगे, तो वो क्या करेगा, जो प्लांटिंग सीडलिंग है उसको खराब करेगा, जो हम प्लांट तैयार करते हैं उसको खराब करेगा। और लास्ट में डी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है, मैंजीफेरा पजांग, मैंजीफेरा पजांग को ही बनाना की तरह हम छील सकते हैं। तो अब आम की प्रजाति की बात करते हैं, प्रजाति में केले को जैसा छीला जाता है, तो इसका आंसर है डी मैंजीफेरा पजांग। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि सिट्रस ग्रीनिंग के कारण होता है, सिट्रस ग्रीनिंग के कारण होता है, सिट्रस ग्रीनिंग इज कॉज्ड बाय, सिट्रस ग्रीनिंग किसके कारण होता है, सिट्रस में जो ग्रीनिंग कलर होता है वो किसके कारण होता है। ये तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है सिट्रस ग्रीनिंग, और एक होता है एक डिजीज होता है सिट्रस ग्रीनिंग, दो चीजें हैं इसमें। तो दोनों चीजें अलग अलग है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैहिक बाधियां वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, बट इसमें कि ए ऑप्शन दिया है कि ये एफिड के द्वारा होता है क्या, बी ऑप्शन दिया है वायरस के द्वारा, सी ऑप्शन है जीवाणुओं के द्वारा, और डी ऑप्शन है कवक के द्वारा। इंग्लिश में ये चीज देखते हैं, एफिड के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा। तो किसके कारण होता है, तो हम आंसर कैसे सही करें ये आपको बताया जा रहा है कि एफिड से वो फैलता नहीं है क्योंकि ये उसका कीट में आ जाता है जो क्षति पहुंचाता है। वायरस से कुछ और होता है, जैसे कि लिटिल लीफ हो जाएगा वायरस से। सी ऑप्शन देखते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा, तो बैक्टीरिया का क्या नाम है, कौन सा वेक्टर कौन सा कीट फैलाता है, तो उसमें सिट्रासिल्ला करके एक कीट पाया जाता है जो ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। और डी ऑप्शन फंगस वो गलत है, डी ऑप्शन फंगस गलत है। उसमें जैसा कि एंथ्रेक्नोज पूछा रहता हमको तो वो आता, वो फंगस डिजीज है, कोलेट्रोट्राइकम क्लोस्पोराइड्स। और अगली कड़ी में हम चलते हैं, पूसा नन्हा किसकी किस्म है, पूसा नन्हा किसकी किस्म है, तो पूसा नन्हा किसकी किस्म है ये हम जानते हैं। तो ए है पपीता, बी केला, सी आम, डी अंगूर। तो नाम से समझ में आ रहा है पूसा नन्हा छोटा सा पौधा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखते हैं डी ऑप्शन से देखते हैं, तो अंगूर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, वो शाखाएं वाली होती हैं, ब्रांचेस लगे होते हैं, लंबा लंबा ऐसे फैला जाता है। और आम का तो आप देखे होंगे बहुत बड़ा पौधा रहता है, उसमें आम का साइज भी देखे होंगे, तो उस नन्हा किस्म तो इसमें आएगा नहीं। बी देखते हैं केला, केला भी और पपीता दोनों का हाइट सेम होता है, दोनों मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, एक साल में एक बार ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करके वो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। ये दोनों का ये फीचर्स है। अब आते हैं पपीता, तो पपीता के किस्म है पूसा नन्हा, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है। उच्च घनत्व वाले जो खेत होते हैं, जो फील्ड होते हैं हमारे, उसमें वो यूज करते हैं, उसमें वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग, उच्च घनत्व मतलब कम जगह में ज्यादा पौधे लगाना, उसको ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग का यूज, तो इसलिए करते हैं तो ताकि हमको कम भूमि में हमको ज्यादा इकोनॉमिक
प्रोडक्शन हो, हमको ज्यादा आर्थिक वैल्यू प्राप्त हो, हमको ज्यादा मुद्राएं अर्जित हो। तो ये किस्म है पपीते की, पूसा नन्हा, और एक म्यूटेंट किस्म है, ब्रीडिंग टेक्निक से ये तैयार किया हुआ किस्म है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी तरीका है? विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्पररी मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन? तो आप सब जानते हैं टेम्पररी मेथड क्या होता है प्रिजर्वेशन का, है ना। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, पाश्चुरीकरण, बी है नमक द्वारा परीक्षण, सी है शक्कर द्वारा परीक्षण, और डी है सुखाना। तो हम सब जानते हैं, हमारी जो घर में माताएं बहनें या हम ही लोग खुद करते हैं, जैसे कि हम हॉर्टिकल्चर से हैं, तो हम लोग खुद तैयार किए हैं कि सबसे इजी मेथड, सबसे अच्छा और फ्री मेथड क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस जो बार बार यूज किया जाता है, और हमारे लिए सबसे जो, जिससे क्या होता है, अगर मैं आपको जैसे एक कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको चूज करना है, तो सबसे फ्री, जैसे फोकट में जो मिल रहा है, ज्यादा उसमें वो नहीं है ना। तो इसमें क्या है, सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश हम करते हैं किसी भी चीज को सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए, हल्दी काट के सुखाने के लिए, अचार काट के सुखाने के लिए। तो अस्थायी तरीका यह है। अगर अस्थायी तरीका सुखाना है, डी ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि पास्चुराइजेशन में तो उसके हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उसको किल करते हैं, वो वेजिटेबल के लिए यूज होता है। नमक द्वारा परीक्षण या शक्कर द्वारा परीक्षण, तो ये तो एक अस्थायी नहीं हो जाएगा, ये स्थायी रूप से हो जाएगा। तो अस्थायी रूप से अगर पूछा गया है तो हम पहले क्वेश्चन को समझें। अस्थायी रूप हमारे लिए क्या है? हम सुखा के तो उसको शाम तक, सुबह सुखाएं, शाम तक निकाल दिए, फिर दूसरे दिन सुखा दिए, ऐसा होता है। तो अस्थायी में आएगा डी, सुखाना, ड्राइंग, सन ड्राइंग। इसमें ड्राइंग करते हैं, सुखाना, सन से जो प्रकाश होती है, सनलाइट्स होती हैं, उससे सुखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पानी में नमक के घोल को कहा जाता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड। तो इसका उत्तर देखते हैं या ऑप्शन देखते हैं। तो ए है सिरका, बी है साइडर, सी है ब्राइन, और डी है रस। तो आपको इसमें कैसे सेलेक्ट करना है? सिरका है कि साइडर है कि ब्राइन है कि रस है? एक बार तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था क्या है इसमें, सिरका आएगा क्या कि साइडर आएगा क्या कि ब्राइन आएगा कि रस आएगा। तो इसमें हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आपको जानना है। रस में तो नेचुरल, जैसे कि हम आम का रस पीते हैं, गन्ना का रस पीते हैं, शुगर कैन, गर्मी दिनों में आम का रस पिएंगे, जैसे अनार का है, पाइनएप्पल का रस पीते हैं, तो उसमें नमक मिलाया जाता है क्या? अगर रस में नमक मिलाया जाएगा तो वो क्या लगेगा? कड़वाहट लगेगा, और हमको रस क्या चाहिए? मीठा वाला चाहिए। तो वो रस, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखते हैं ए वाला ऑप्शन, सिरका। तो सिरका में क्या मिलाया जाता है? सिरका से आपको समझ में आ जाता है कि शक्कर मिलाया जाता है। सिरका में एक्स्ट्रा अमाउंट में शक्कर मिलाया जाता है, उसको विनेगर भी बोलते हैं इंग्लिश में। बी है सीडार या साइडर, इंग्लिश में सीडार हो जाता है और हिंदी में वही चीज साइडर हो जाता है। तो साइडर क्या है? साइडर तो एप्पल से बनता है, तो ये भी ऑप्शन भी गलत है। सी है ब्राइन, ब्राइन है, उसी को शक्कर का घोल भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ब्राइन। अब नेक्स्ट कड़ी की ओर चलते हैं। तो रंगीन प्रसंस्कृत खाद्य में जो परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है वह क्या है? जैसा कि इंग्लिश में हम देखें, इन द केस ऑफ कलर्ड प्रोसेस्ड फूड विच प्रिजर्वेटिव इज बीइंग यूज्ड। कलर प्रिजर्वेशन के लिए, हम क्वेश्चन को आसानी से समझे तो कलर प्रिजर्वेशन के लिए फूड में जो प्रोसेसिंग फूड है, जो हमारे तैयार होके आती है, जैसे कि केचप, मैं पहले ही बताया था कि केचप है, जैम है, खाते हैं ना, वो चीज, कोई भी चीज पैक्ड होके आती है वो प्रोसेस्ड कहलाती है। प्रोसेसिंग का यही मीनिंग है, जो बाहर से पैकिंग होगी। जैसा कि चिप्स है, वो तो हम घर में नहीं बनाते, वो प्रोसेस करके बनाते, खाली आलू को खा नहीं सकते हैं, तो उसको कट करके खाते हैं, चिप्स है। वैसे ही टमाटर में
टमाटर का है तो टमाटर हमारे लिए क्या होता है, गर्मी दिन में ज्यादा खराब होने की समस्या ज्यादा रहती है ना, तो उसको क्या करते हैं, एक केचप का रूप दे दिए हैं, या जैम जेली है जो स्वादिष्ट बनाता है, किसी भी रोटी के साथ खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं, ये तो आम बात हो गई है ना। तो उसमें कौन सा वो यूज करेंगे जो ज्यादा दिन तक हम उसमें रह सकते हैं या कलर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, कलर उसमें आएगा, खिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आएगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा नहीं। सेकंड है इथिलीन, तो इथिलीन का यूज क्या करते हैं, ये तो प्लांट रेगुलेटर का काम करता है। प्लांट रेगुलेटर क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, और इसका मेनली सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या है, जो भी हम जैसा कि आम पकाते हैं तो वो इथिलीन के द्वारा पकाते हैं, तब हमको वो मिलता है आम पके वाला। वैसे ही केला का, आजकल केला का देखे होंगे आप, तो वो पकाने के लिए मदद करता है। बी ऑप्शन है SO2, तो ये भी आंसर गलत है। ए ऑप्शन बेंजोइक एसिड, जो फूड इंडस्ट्री है, जो भी प्रोसेस वाली इंडस्ट्री है जैसे जैम जेली केचप, उसमें बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड का ही यूज करते हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बेंजोइक अम्ल ही सही आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब जाते हैं। तो प्रक्षेत्र लेख की प्रणाली जो लेन देन के दोहरे प्रभाव को नजरअंदाज करती है, सिस्टम ऑफ फॉर्म अकाउंटेंसी विच इग्नोर्स द डबल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए दोहरी प्रविष्टि, बी एक हरी प्रविष्टि, सी प्रक्षेत्र बाहरी खाता, डी प्रक्षेत्र लेखा फॉर्म। तो इसमें आएगा बी वाला सही होगा, इकहरी प्रविष्टि सिंगल एंट्री ही सही होगा, क्योंकि फार्म बुक कीपिंग या प्रक्षेत्र, सी वाला ऑप्शन देखिए प्रक्षेत्र बही खाता, तो इसमें रिकॉर्ड को रखा जाता है। और फार्म अकाउंटेंसी या फार्म लेखा फर्म देखें तो इसमें जो भी हम फार्म में जितना भी खर्च करते हैं, जैसे कि बुआई के टाइम, जोताई के टाइम, खरपतवार को निकालने के टाइम, तो उसमें जो पैसा खर्चा होता है उसमें ये एंट्री किया जाता है, तो वो आएगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी सिंगल एंट्री एक हरी प्रविष्टि ही सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट तिथि पर उनके मूल्यों के साथ एक व्यवसाय की भौतिक संपत्ति किसमें सूचीबद्ध है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, प्रक्षेत्र बजट, प्रक्षेत्र लेखा फॉर्म, प्रक्षेत्र वस्तु सूची या प्रक्षेत्र योजना। तो हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार में कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता और ना पढ़ना भी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप उसमें 100% अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये हमारा जब हम 100% उसमें कंसंट्रेशन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं, तब हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस along with their value at a specific date is enlisted in। तो ए ऑप्शन है फार्म बजट, फार्म अकाउंटेंसी, बी है, सी है फार्म इन्वेंट्री और डी है फार्म प्लानिंग। तो फार्म बजट या प्रक्षेत्र बजट तो होगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें लेन देन का काम खर्चा जितना हुआ है वो बजट में आ जाता है। बी है प्रक्षेत्र लेखा फॉर्म, प्रक्षेत्र लेखा फॉर्म यानी फार्म अकाउंटेंसी, उसमें अकाउंट का काम किया जाता है जितना भी खर्च होता है। वैसी है सी है प्रक्षेत्र वस्तु सूची इन्वेंट्री, तो इसमें सही आंसर प्रक्षेत्र वस्तु सूची आएगा। वस्तुओं की प्रक्षेत्र में जो वस्तुएं हैं उनकी सूचियां बनाना, तो ये आ जाते हैं। डी है प्रक्षेत्र योजना, तो ये गलत आंसर है। सी है प्रक्षेत्र वस्तु सूची। प्रक्षेत्र में, प्रक्षेत्र मतलब एक खेत है, कोई भी एरिया है हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ 2 एकड़ है, किसी के यहाँ 4 एकड़ है, किसी के यहाँ 5 एकड़ है, तो पूरे प्रक्षेत्र की सूचियां बनाना क्या क्या उसमें जरूरी चीजें आएंगी। अब आते हैं अगली कड़ी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रक्षेत्र संपत्ति क्या है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। प्रक्षेत्र संपत्ति क्या है? भूमि, आपके पास भूमि है, उसका संपत्ति क्या है या कौन है ना? तो इसका ऑप्शन देखते हैं नीचे की तरफ से। तो नीचे की तरफ से देखते हैं तो डी है ना, देय खाता। सी है किसान के पिछले साल की खेती।
बी है जो किसान का बकाया है, और ए ऑप्शन है जिसका किसान स्वामी है। तो प्रक्षेत्र संपत्ति, संपत्ति यानी क्या होता है, किसी का स्वामी होना, वही संपत्ति कहता था। वो वाला स्वामी नहीं, पति पत्नी वाला स्वामी नहीं होता इसमें, इसमें क्योंकि प्रक्षेत्र बोला है। अगर इसमें होता किसी भी महिला का संपत्ति क्या है, तो उसका संपत्ति क्या है, स्वामी है, उसका पति देव है ना, उसका हस्बैंड है। इंग्लिश में बात करें तो प्रक्षेत्र संपत्ति क्या होता है, भूमि का, भूमि जन्मदाता अन्नदाता बोलते हैं ना, तो अन्नदाता कौन है, किसान है। तो किसका जमीन है, जिसका जमीन है किसान, उसका स्वामी होता है। अब आते हैं अगली कड़ी की ओर। निम्नलिखित सरकारी समितियों में कौन सा ऋण सब वितरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है ए डीसी, एमएस, बी एसीबी, सी पीएसीएस और डी नाबार्ड। तो इसका फुल फॉर्म देखें, फुल फॉर्म क्या होता है पूरा, क्योंकि ये तो हमको शॉर्ट में दे दिया है, मतलब चीजें को कम रूप में दे दिया है। अब हमको क्या जानना है, हमको पता है, इसको हमको डिटेल में जानना है, पूरा डिटेल में जानना है ना। तो उसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले, तो डी से चालू करते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, NABARD, नाबार्ड, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित को चलो छोड़ते हैं, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो ये एक बैंक है जो किसानों के लिए, पूरे देश में, हमारे इंडिया में किसानों के लिए काम करती है। और ये कहाँ स्थित है, मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। जो नहरें आप देखते हैं, जो छत्तीसगढ़ की बात करें, जो गंगरेल से जो भिलाई स्टील प्लांट तक जो नहरें गई हैं, किसने बनाई है, ये नाबार्ड ने बनाई है। आप देखिएगा कि जाते जाते कहीं पे कोई, अब भिलाई आ रहे हैं दुर्ग रोड पे, तो नहर देखते हैं यार, इधर से जो निकली है वो नाबार्ड बनाता है। सी, इसका आंसर क्या है, सी सही होगा। PACS, इसका फुल फॉर्म क्या है, PACS प्राइमरी क्रेडिट, नहीं, इसका फुल फॉर्म, सॉरी मैं गलत बोल चुका था, PACS, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये क्या है, एक ये पूरा भारतीय लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे इसका काम चलता है। ये क्या करता है, क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता क्या है, मैं भी एक बार सोच में पड़ गया था, लेकिन क्रेडिट से याद आया कि क्रेडिट से पैसा होता है, ऋण होता है ना। तो हम इसको, और एग्रीकल्चर बोला गया है, कृषि बोला गया है, प्राइमरी प्राथमिक, और सोसाइटी का मतलब सोसाइटी होता है ना, संस्था होते ही कुछ। तो क्या होता है, प्राथमिक कृषि ऋण संस्था, इसका हिंदी में ये अर्थ होता है PACS का। तो ये क्या काम करती है, कृषि को कम ब्याज में, है ना, कृषक को कम ब्याज में पैसे देती है, कृषक को कम ब्याज में पैसे देती है ताकि उनको ज्यादा तकलीफें ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें है तो किसान को है, क्योंकि ये पूरे क्लाइमेट, हमारे इंडिया में किसान ही तो है जो पूरे अन्नदाता है ना। और क्या काम है इसका, ऋणदाताओं से बचाने की कोशिशें हैं, ऋणदाताओं से बचाने की, जैसे कि वो बैंक से ऋण नहीं लेंगे तो किसी और से लेंगे, जैसे कि कोई, जैसे किसी का नाम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, है ना, तो एक सोनू है मोनू है ना, सोनू है मोनू है, तो क्या है, सोनू के पास पैसा है और मोनू के पास पैसा नहीं है उस टाइम में कुछ चीजें खरीदने के लिए, अपनी जरूरत की चीजें के लिए, जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, बुक खरीदना है उसको, पुस्तक या किताब खरीदना है, तो सोनू के पास भरपूर पैसा है उसको किताब करने के लिए, लेकिन मोनू के पास ये चीज नहीं है। तो क्या करेगा मोनू, अब उन लोग अच्छे मित्र हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, देना भाई मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को किताब खरीदना है यार, मेरे को PAT कोचिंग करना है, मेरे को PAT में फर्स्ट रैंक लाना है, ये निकालना है, मेरे को आगे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है, एग्रीकल्चर में जाना है, या अच्छा किसान बनना है, इसके लिए तो पहले निकालूंगा, किसी चीज़ को समझूंगा, पढ़ाई करूंगा एग्रीकल्चर में, तभी मैं अच्छा किसान बन सकता हूँ, अच्छा ऑफिसर बन सकता हूँ, या अच्छा टीचर बन सकता हूँ, ये भी होता है। तो सोनू क्या किया, मांग लिया। अब क्या किया, सोनू मंगा, है ना, तो मोनू मंगा सोनू से, तो वो बोलता है सोनू कि इतना दिन में आप भाई लौटा देना, मेरा अभी काम रहता है ऐसा करके, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ ऐसी दुविधाएं आ गई, कुछ समस्याएं पड़ गई मोनू के पास,
तो वो सही टाइम में नहीं ले पाया, तो क्या कर रहा सोनू कि उसके साथ धोखा कर दिया, है ना। धोखा कर दिया तो क्या हो गया, धोखा कर दिया। अब उसको लेना था 10 रुपए, अब वो लूंगा बोल रहा है 15 रुपया। अब दोस्त को तो धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मोनू भी उसके जैसा हो जाएगा तो वो दोस्त नहीं कहलाएगा, तो मोनू 15 रुपया दे दिया। तो ये होता है ऋणदाताओं से बचाई। तो ऋणदाता क्या करते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं, 1-2 दिन नहीं समझते हैं, तो वो चीज कृषक को क्या है, कम लोन पे, जैसे कि केसीसी है ना, वो 1% हमको ब्याज देती है। अब पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऋण एक संस्थागत स्रोत में है। तो ऑप्शन है ए साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यापारी और डी व्यावसायिक बैंक। तो सबसे पहले ये जानते हैं संस्थागत स्रोत होता क्या है इसका, वो जानते हैं संस्थागत स्रोत होता क्या है, वो जानेंगे हम। तो 2 संस्थाएं होती है, एक संस्थागत होती है और एक असंस्थागत होती है ना। संस्थागत मतलब किसी भी एक संस्था द्वारा चलाई जाती है, जिसके पास लाइसेंस होता है, जिसके पास सरकार की अनुमति होती है ना। और असंस्थागत क्या होता है, जिसके पास लाइसेंस तो होता है लेकिन सरकार की अनुमति नहीं होती है, या दोनों नहीं होते हैं, या ना लाइसेंस होगा ना सरकार की क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। तो आप ही से मैं पूछता हूं कि आप जैसे कि कोई भी चीज लेते हैं तो आप एक अच्छा, जैसे कि कोई भी कपड़ा लिए, है ना, तो कपड़ा अब वो वाला खरीदेंगे क्या जो ऑथोराइज्ड नहीं है, जो संस्थागत नहीं है कोई भी बना के, है ना। तो अब ये कपड़ा सिंपल सी बात है, या बुक है, बुक को कोई भी ऐसा बेच दे, मैं फोटोकॉपी कराऊंगा और आप बुक को ले लेंगे क्या, उसमें जो प्रिंट नहीं है, किसका राइटर का नाम नहीं है, लेखक का नाम नहीं है, तो नहीं लेंगे ना, है ना। आप संस्था वाली बुक लेंगे, जैसे कि पीएटी का बुक लेते हैं, जैसे कृषि का बुक लेते हैं, छत्तीसगढ़ में नवबोध है, प्रबोध है ना, इसकी बुक लेते हैं, तो वो संस्थागत है, वो मान्यता प्राप्त है ना। तो ये है, तो इसका ऑप्शन आएगा व्यावसायिक बैंक, क्योंकि साहूकार तो वो संस्थागत में नहीं आएगा, असंस्थागत है। रिश्तेदार भी नहीं आएगा, वो तो हमारे फैमिली मेंबर हो गए रिश्तेदार। व्यापारी भी संस्थागत में नहीं आएगा, व्यापारी और साहूकार एक ही चीज है, वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। और व्यावसायिक बैंक ये संस्थागत आता है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, लाइसेंस होता है, सरकार की अनुमति होती है कि आप लोगों को क्या करें, ऋण प्रोवाइड करें, ऋण दें, ताकि उनका जो भी काम है वो जल्दी से हो जाए। तो वो है, तो डी ऑप्शन सही है, व्यावसायिक बैंक। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फसली ऋण होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फसली ऋण क्या है। तो ए है अल्पकालीन ऋण, बी है मध्यावधि ऋण, सी है दीर्घकालीन ऋण, या डी है अवधि ऋण। वही चीज इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज अ क्रॉप लोन, क्रॉप लोन यानी क्रॉप यानी फसल, लोन यानी ऋण, तो फसल ऋण है क्या। ए है शॉर्ट टर्म लोन, बी है मीडियम टर्म लोन, सी है लॉन्ग टर्म लोन और डी है अवधि लोन, टर्म लोन। तो आप जानते हैं जैसे धान, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान लगाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस। छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो धान लगाते हैं, तो धान कितने दिनों की फसल है, एक तो 90 दिन की आती है, एक 120 दिन की आती है और 140 दिन की जो लेट वेराइटी है ना, तो ये आती है। तो ये कितना दिन हो गया, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। अगर हम मंथ की बात करें तो 4 महीने, और दिन की बात करें तो 120 दिन। तो ये क्या हो गया, अल्पकालीन होता है। तो सरकार क्या करती है कि बैंक से उनको क्या लेने के लिए, खाद लेने के लिए। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास उस टाइम में पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार उनकी मदद करती है, क्योंकि अन्नदाता किसान ही है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हम भले कपड़ा ना पहने, है ना, पढ़ाई ना करें, लेकिन पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, है ना, फुल पढ़ाई करना चाहिए। तो खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 1 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 100 दिन ही रहेंगे, लेकिन 111वें दिन हमको खाना चाहिए। तो सरकार इसलिए उनकी मदद करती है। तो ये इसका आंसर आएगा अल्पकालीन ऋण, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम आपसे चर्चा करते हैं, ये इंग्लिश में करते हैं। चलिए,
द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली, है ना, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली में स्थित है। वो क्या किया, हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी एग्री क्लाइमेटिक जोन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने कितने कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की है। आईसीआर की बात कर रहा है, पूरे ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा है। एक संस्था है आईसीआर, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सबसे बड़ा संस्था है किसका, कृषि क्षेत्र में, कृषि के पढ़ाई क्षेत्र में अगर रिसर्च की बात करें, कोई डेवलपमेंट की बात करें, तो आईसीआर एक बहुत बड़ा संस्था है जो क्या किया है, जलवायु क्षेत्र की, कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान किया है। तो इसमें ऑप्शन आते हैं 8, ए का 8, बी का 9, सी का 10 और डी का 11। तो इसमें हम सोचे कि क्या आएगा यार, 8 आएगा कि 9 आएगा कि 10 आएगा कि 11 आएगा, हमको तो मालूम नहीं है, क्या करें, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, इसका आएगा 8 कृषि जलवायु क्षेत्र में इसको भाग डिवाइड किया है। वही पूरे इंडिया की बात करें तो 15 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन जब भी आपका आंसर पूरे भारत के लिए आएगा तो क्या आएगा, 15, लेकिन आईसीआर के थ्रू बोला है, आईसीआर के द्वारा बोला है, तो ए ऑप्शन सही होगा 8। अब आते हैं, भाटा में कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट इन ब्रिंजल। इंग्लिश में ब्रिंजल है ना, और हिंदी में भट्टा। तो इसका ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा और डी ऑप्शन है 4। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो पहले हम देखते हैं फ्लावर, भाटा में कितने प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। तो मैं आपको लाइन से आपको याद दिलाता हूं कि भाटा में कितने प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। पहला लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, दूसरा शॉर्ट स्टाइल फ्लावर, तीसरा स्यूडो स्टाइल और चौथा है लॉन्ग स्टाइल। पहला मीडियम स्टाइल, सेकंड, तीसरा क्या होता है स्यूडो स्टाइल और चौथा क्या होता है शॉर्ट स्टाइल, है ना। तो लॉन्ग स्टाइल लंबे, ये लंबे फूल, मध्य फूल, स्यूडो यानी मध्य, और मीडियम का जो दोनों के बीच का होता है उसको स्यूडो बोलते हैं। ना वो मध्यम होगा और ना क्या होगा लंबा होगा। और चौथा है शॉर्ट स्टाइल। तो कितने टाइप के हो गए, 4 स्टाइल। तो हमको क्या पता चल गया, आंसर पता चल गया ना जी, कि डी ऑप्शन सही होगा, 4 स्टाइल फ्लावर पाए जाते हैं। और ब्रिंजल का जो फैमिली है वो क्या है, सोलोनेसी फैमिली है। क्रोमोसोम कितना होता है 2n = 2x = 24 इसका है। और इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, इसका उत्पत्ति इंडिया में हुआ है, ओरिजिन इंडिया में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टमाटर की रंग सामग्री नियंत्रित की जाती है। अरे बाप रे, ये वाला क्वेश्चन, टमाटर की रंग सामग्री नियंत्रित की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। हम कैसे जानेंगे टमाटर की रंग सामग्री कैसे नियंत्रित की जाती है ना। हम तो कभी पढ़े नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन जानते हैं टमाटर कैसे जानेंगे, मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए 1 जीन से, बी 2 जीन से, सी विविध जीन से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले समझते हैं कैसे क्या होता है। जो टमाटर में क्वालिटी कैरेक्टर होता है ना, जो टमाटर में क्वालिटी कैरेक्टर होता है वो 1 जीन से ही गवर्न होता है, 1 जीन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को, क्वालिटी मतलब उसका कलर एकदम लाल होता है तब हमको अच्छा लगता है। हमको हरा वाला दे देंगे, चटनी बना खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। हमको लाल वाला देंगे तभी चटनी बना खाएंगे, ऐसा रहता है हमारे माइंड में। वही वाला हमको अट्रैक्टिव लगता है, हम उसकी तो आकर्षित होते हैं। लाल कलर ही देखे हैं हम टमाटर का, जैसे सेव है, सेव में लाल कलर होता है, वैसे ही टमाटर का लाल कलर, तो वो क्या है लाल कलर होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए
एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों एक जीन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इसमें क्वालिटी कैरेक्टर, इसका कलर है ना, क्वालिटी कैरेक्टर कौन सा जीन? सिंगल रिसेसिव जीन ही होता है। सिंगल यानी वन, तो मतलब इसमें वन जीन आएगा। अगर इसमें ऑप्शन विविध जीन देता है ना, विविध जीन सही होता, तो उसके लिए पॉली कैरेक्टर होता, पॉली है ना, पॉली क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता। लेकिन हम इसका ऑप्शन ए रखेंगे, वन ही इसका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? क्योंकि इसमें क्वालिटी कैरेक्टर एक जीन से ही गवर्न होता है, सिंगल रिसेसिव जीन से ही गवर्न होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। लोन स्थापना की सबसे तेज विधि क्या है? अब लोन क्या है यार? क्विकेस्ट मेथड ऑफ लोन एस्टेब्लिशेस लोन। ग्रुप ऑफ ग्रासेस, बहुत सारे ग्रासेस के जो समूह होते हैं ना, उसको लॉन बोला जाता है। अब ग्रुप ऑफ ग्रासेस, तो इसको हम क्या समझते हैं? ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि लॉन की स्थापना की सबसे तेजी विधि क्या है। तो ए है ध्रुवत्र रोपण, बी है छिद्रोरोपण, सी है बीज द्वारा, डी है ब्रेकिंग, है ना। तो लॉन है, ये एक गार्डन हो गया है ना, एक गार्डन हो गया। इसको चार भाग में हम क्या करते हैं? चार भाग में डिवाइड कर दिए। अब चारों को पहला ए ऑप्शन देख लिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ये क्या है? गार्डन है, जिसको चार भाग में डिवाइड कर दिए। तो इसको अलग अलग विधि से लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन, ब्रिकिंग। ब्रिकिंग ये क्या? ब्रिक से क्या होता है? ईंट वाला। तो ईंट वाले में ऐसे ऐसे लगाएंगे क्या? ये सबसे अच्छा विधि है क्या? ऐसे लगाएंगे। इसमें तो स्पेस भर रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो इतने में ही ग्रासेस लगेंगे, है ना। ज्यादा लेट से फैलेगा लेकिन लेट से फैलेगा, ये पूरा है ना, फैलेगा लेकिन लेट से फैलेगा। सी वाला देखते हैं, है ना। बीज द्वारा लगाएंगे क्या? बीज द्वारा, अब यहाँ पर बीज डाले, यहाँ पर बीज डाले, ऐसे ऐसे डाल दिए। तो बीज द्वारा, बीज में क्या होता है? बहुत टाइम लेता है बीज में, है ना। अब आते हैं पी द्वारा, छिद्रोरोपण। ऐसे यहाँ पर छेद कर दिए, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास और यहाँ पास ग्रासेस लगाते हैं। तो ये तो फैलने में भी लेट होगा, जैसा कि ब्रेकिंग वाले में देखे थे, फैलने में ये यहाँ पास आने में टाइम लगेगा। अब ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है। तो ए वाला सही है, टर्फिंग। टर्फिंग में क्या करते हैं? ऐसे टाइप के प्लास्टर रूप में पूरे ग्रास को ग्रुप में रखते हैं और इसको क्या करते हैं? पूरे टर्फ में ऐसे इसको चिपका के लगा देते हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है किसके लिए? लॉन के लिए। और इसको कहाँ यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा जो सरकारी कार्य होते हैं ना, चाहे सरकारी भवन है या कोई है, तो वहां ज्यादा यूज किया जाता है सरकारी भवनों में, सरकारी भवनों में यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो आप सबको समझ में आया कि लॉन सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? वो टर्फिंग मेथड है ना। अब आते हैं, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार मार्क हो गया है ना। तो अगला वाला क्वेश्चन आता है। अब ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, गणित का टाइप का क्वेश्चन आ गया कि अगर गुलाब की रोपाई 30 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर में की जाती है तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 26,260,000, अब बी देखते हैं 3 लाख, है ना, 3 लाख के समथिंग है। सी देखते हैं 1,66,606, है ना। डी देखते हैं, डी वाला, अरे बाप रे इतना सारा, है ना। तो इतना सारा क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ प्लांट। ये तो इम्पॉसिबल है। तो पहले वाला क्या, डी वाला ऑप्शन हट गया। अब 3 में सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी विधि कैसे है? इसको निकालने की विधि क्या है? क्योंकि हमको तो दिया गया है 30 × 20 सेंटीमीटर में, और क्या दिया गया, क्या पूछा गया है? 1 हेक्टेयर पूछा गया है। तो
तो क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है ना। अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करते हैं, 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, क्या होता है, मीटर की बात कर रहा है और सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है 1 हेक्टेयर में, है ना। अब हमको क्या दिया है, ज्ञात क्या किया है, गिवन दैट दिया गया है, किसमें दिया गया है, हमारे एग्जाम में, हमारे क्वेश्चन पीएटी के एग्जाम में दिया गया है ना। क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। और ये 30-20 क्या होता है हम देखते हैं आगे। 30 क्या होता है, सबसे पहले किसको लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले किसको लेते हैं, पंक्ति को, पंक्ति को। बाद में क्या लेते हैं, सबसे कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पंक्ति को लेते हैं, इसको इंग्लिश में रो कहते हैं। और बाद और जो नेक्स्ट वाला है 20 सेंटीमीटर क्या है, वो पौध की दूरी है, पौध प्लांट की दूरी। तो हमेशा क्या लिखा जाता है, रो इनटू प्लांट का डिस्टेंस। अब सेंटीमीटर में दिया गया है, अब इसका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा क्षेत्रफल भागित, क्षेत्रफल भागित पंक्ति गुणित पौध। तो क्या दिया गया है ना, क्षेत्रफल क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये क्या, ये मीटर में दिया गया है और इसको कितना में दिया है, 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, है ना। तो 10,000 तो रहने दो, अब 30 सेंटीमीटर है ना, तो 30 का 100 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर। मैं ये ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि ये ऊपर वाला आप समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं 10,000 किसमें, मीटर में। अब ये लोग वो भी क्या में चेंज हो गए, मीटर में। तो 0.2 सबसे पहले किसमें, गुना पहले करते हैं, है ना, गुना सबसे पहले करेंगे, गुना दिया है तो उसके बाद भाग करेंगे। तो इसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर है तो 0.6 मीटर और इधर 10,000। अब इसको भाग देते हैं, है ना, 0.6 मीटर को भाग देते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा, ठीक है, इतना आंसर आ रहा है 1 लाख, है ना, 1,66,606। तो क्या हमारा सही आंसर होगा, तीसरा वाला सी वाला सही होगा। 1,66,606 पौधे लगेंगे। कितनी दूरी में, 1 हेक्टेयर में कितनी दूरी में लगेंगे, 30 और 20, 30 भागित 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगेंगे, है ना। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किस भाषा से क्या किया गया है, किस भाषा से लिया गया है ना। हॉर्टिकल्चर हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड हॉर्टस इज। हॉर्टिकल्चर का जो हॉर्टस वर्ड है ना,
वो किससे लिया गया है पूछा है। तो इसमें क्या है, ए का ऑप्शन है जर्मन, बी है लैटिन, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। तो हम पढ़ते क्या है ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो हम नहीं सुने हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जर्मन, जर्मन तो जर्मनी में बस यूज होता है, ये वाला भी गलत है। फ्रेंच है क्या कि लैटिन है, तो क्या होगा, है ना, ये देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, लैटिन सही होगा। ग्रीक, ग्रीक दिया रहता तो वो गलत होता, लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से नहीं लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्रॉच एंगल संबंधित है, क्रॉच एंगल इज रिलेटेड टू ए ट्रेनिंग, बी कटाई छटाई, सी कलम बंधन, डी कलिकायन। तो इसमें तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रॉच एंगल किससे संबंधित है ना। तो क्रॉच एंगल किससे संबंधित है, तो देखते हैं डी से कलिकायन। ये नहीं होगा, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये होगा ही नहीं, कलिकायन तो नहीं है, कलिका बंधन है ना। सी कलम बंधन, जो ग्राफ्टिंग करते हैं कलम, वो भी नहीं होगा। बी कटाई छटाई, तो कटाई छटाई, और ए ट्रेनिंग। अरे यार मैं तो दुविधा में फंस गया, कटाई छटाई है कि ट्रेनिंग है। तो देखते हैं क्रॉच एंगल होता क्या है ना। क्रॉच एंगल क्या होता है, ये एक तना है, क्या है, एक पेड़ है मान लो, है ना, पत्तियां नहीं है जिसमें, जैसे गर्मी के मौसम आते हैं वो वाली तना हो गई, है ना, वो वाला पेड़ हो गया। तो इसमें जो शाखा निकली होती है ना, जो इसमें शाखा होती है वो कितने एंगल का डिग्री बनाती है, 45 एंगल का, उसी को क्रॉच एंगल बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, ये ट्रेनिंग में यूज होता है ना, ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से, सॉरी जी, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से कम हो सकता है, 45 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो किसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ट्रेनिंग वाला ऑप्शन सही आएगा। अब आते हैं वात रोधक की प्रभावशीलता कितनी ऊंचाई तक अनुवात दिशा में रहती है। इफेक्टिवनेस ऑफ पॉइंट ब्रेक इज हाउ मेनी टाइम्स अप टू द हाइट ऑन द वाइंडवर्ड साइड। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाला सही होगा, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10 ज्यादा करेंगे तो हवा की गति क्या होती है, और ऊपर जाती है। 5 से ज्यादा करेंगे, जैसे कि 20 से 25 रख दिए तो उतना हवा को वाइंड ब्रेक के लिए वो नहीं है। वाइंड ब्रेक के लिए क्या आता है, खेतों में वाइंड ब्रेकिंग करते हैं किसी भी चीज में, ताकि फसलों को नुकसान ना हो। जो मेन क्रॉप है ना, जैसे कि हम कुछ लगा दे, जैसे अरहर लगा दिए, अब बहुत हवाएं तूफान चले, जैसे कि अभी मानसून का सत्र है ना, मानसून के सत्र में हवाएं चलती हैं, है ना, तूफान आती है, तो क्या करते हैं वहां पर वाइंड ब्रेक लगा देते हैं। वाइंड ब्रेक यानी हवा को रोकने वाली पौधे, तो उसका हाइट क्या होना चाहिए, 5 से 10, कितना मीटर, इसमें मीटर नहीं है, 5 से 10 मीटर, है ना। तो वो उसके लिए तो क्या ऑप्शन सही होगा, 5 से 10 मीटर। अब ये अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट कड़ियों की तरफ। नेक्स्ट कड़ियों, क्योंकि कड़ी मतलब एक, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कड़ियों की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत में फूल गोभी को प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित यानी होता क्या है यार, अब इसी को इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं, प्रस्तावित क्या होता है। तो कॉलीफ्लावर इज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाई, तो ऑप्शन है ए डॉक्टर खीरा, अरे खीरा खाते हैं वो नहीं हो, डॉक्टर खीरा, है ना, किसी का नाम हो सकता है डॉक्टर खीरा। बी है डॉक्टर जेमसन, सी है डॉक्टर H.A. और डी है न्यू होप। तो कौन सा आंसर सही है, इसमें दिमाग नहीं, इसमें पढ़ाई करने की जरूरत है ना। तो इसमें बी, इसमें डॉक्टर जेमसन
ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था? 1822 में। कहां से इंट्रोड्यूस किया गया था? इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, है ना। इंग्लैंड क्या था? अंग्रेज वाले हमको शासन करके गए हैं ना, अब हम लोग शासन करेंगे कुछ दिन बाद, देखना इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया का वो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। भारत की एक अच्छी विशेषता है कि भारत किसी दूसरे देश पर जुल्म नहीं करता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूसा केसर इज अ वेराइटी ऑफ, पूसा केसर इज अ वेराइटी ऑफ, है ना। तो देखते हैं क्या सही होगा। ऑप्शन में ए सलजम होगा क्या, बी गाजर, सी मूली, डी चुकंदर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, है ना। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे पहचाने किसी भी वैरायटी को, स्पेसिफिक वैरायटी को जो रिलीज है। पूसा केसर, पूसा आईसीआर से जो रिलीज होता है उसको पूसा नाम दिया जाता है। वैसे ही, है ना, पूसा वहां से न्यू दिल्ली में है पूसा, तो वहां से जो रिलीज वैरायटी होती है उसको पूसा नाम, पहले पूसा लगेगा तो आप जान लेंगे कि पूसा कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है। ऐसा ही पूसा ऐसा पूछ देता पूसा केसर कहाँ से रिलीज वैरायटी है, तो ऑप्शन में रहता है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटक, तो न्यू दिल्ली आता है ना। अब इसमें पूछा गया किसकी किस्म है, तो ए है सलजम, बी है गाजर, सी है मूली, डी है चुकंदर, है ना। तो डी ऑप्शन से चलता है। चुकंदर का कलर क्या होता है? एकदम लाल कलर का होता है, एकदम लाल, एकदम ब्लड रेड कलर का। सी मूली तो सफेद होता है। बी गाजर दो कलर के होते हैं, एक ऑरेंज कलर, संतरी कलर, नारंगी कलर के, और लाल कलर के। और ए है सलजम तो थोड़ा सफेद सफेद और नीचे क्या रहता है, लाल कलर के रहता है ना। तो पूसा केसर, केसर कैसे रहता है? केसर को हम देखेंगे सेफ्रॉन, है ना, जो कहाँ पर उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में। तो केसर कैसा होता है? केसर येलो कलर का होता है ना। पूसा केसर क्या कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो गाजर का हम देखे हैं कि दो कलर का होता है, एक लाल कलर का होता है और एक क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो लाल कलर वाली कौन सी किस्म है? वो ठंड दिनों में लगाई जाती हैं, और जो नारंगी वाली होती है ना, या येलो टाइप का होता है, उसको गर्मी दिनों के लिए होता है। तो पूसा केसर गाजर की किस्म है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। और पूसा केसर क्या है? हीट टॉलरेंट है, गर्मी को सहन करता है। हम गर्मी में इसीलिए लगाते हैं पूसा केसर को, है ना। गर्मी को सहनशीलता, वो सहन कर सकता है किसी भी चीज को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाजर। पूसा केसर किसकी किस्म है बोलेंगे तो बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, गाजर की किस्म है। कलर से याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वनस्पति प्रवर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शामिल है? तो ऑप्शन आता है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी उपरोक्त सभी। अरे उपरोक्त सभी दे दिया, ये वाला सही होगा क्या यार? ये जाइलम है, ये वाला सही होगा, ऐसा मन में रहता है ना दुविधाएं। हम क्वेश्चन वहां बैठेंगे तो दुविधाएं मन में बहुत सारी आती हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मेरे मन में बहुत दुविधाएं आई है ना। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और उपरोक्त सही। तो किसी भी पौधे में जाइलम भी पाया जाता है, फ्लोएम भी पाया जाता है और कैम्बियम भी पाया जाता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सही वाला है। तीनों चीज पाया जाता है। ये तीनों के बीच अगर जाइलम और फ्लोएम होगा और कैम्बियम नहीं होगा तो उसमें प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। ये तीनों के बिना है वो नहीं हो सकता प्रवर्धन, तो उपरोक्त सही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छायादार पेड़ की कैनोपी किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है गोलाकार, बी औपचारिक, सी अनौपचारिक और डी अंडाकार। तो हम तो सबसे अच्छा जानते हैं छायादार। अब बैठ गए तो क्या बनता है? गोलाकार ही बनता है ना। गोलाकार कैसे बनेगा? कैनोपी को हम समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ये एक पौधा है ना, पीपल का पौधा, आम का पौधा। चलो चिड़िया भी बैठ गई, चिड़िया बनाने नहीं आता, ऐसी बना दी, है ना। चिड़िया भी बैठ गई। अब इसका जो सन है इधर से सूर्य पड़ रहा है, तो कैसा बनाएगा ये? ऐसा ये राउंड शेप में है तो ये गोलाकार बनाएगा। अंडाकार बनाता तो ऐसे टाइप का अंडाकार बनाता, तो सूर्य उस दिशा में नहीं है और इसका वो साइज नहीं है, तो ये कौन सा आएगा? गोलाकार, है ना।
ए वाला सही आंसर आएगा, गोलाकार अंडाकार नहीं आएगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो खाद्य परिरक्षण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला विकिरण क्या है? इन फूड प्रिजर्वेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इरिडिएशन इज। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्स किरण, बी बीटा किरण, सी अल्फा किरण या डी गामा किरण, है ना। तो खाद्य संग्रह में सबसे कम वाली किरणों को लिया जाता है। सबसे कम किरण किसकी है? बीटा किरण, डी की। कितना है पता है क्या? 200 से 2000 नैनोमीटर तक इसका होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब हॉर्टिकल्चर के हम पहुंच गए अंतिम प्रश्न पर। अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। एसिड प्रतिरोध टीन के डिब्बे को यह भी कहा जाता है, ए सी एनेमल, बी आर इनेमल, सी एल इनेमल, डी एस आर इनेमल। तो क्या होता है इनेमल? पहले समझते हैं इनेमल क्या चीज है यार। तो इनेमल क्या है? इनेमल किसी भी डब्बे में, टीन के डब्बे में क्या होता है? क्या होता है टीन के डिब्बे में? जंक लगने नहीं देता है ना, जंक लगने नहीं देता। ये इनेमल का काम है ना। तो अब देखते हैं अब क्या कहा जाता है यार एसिड प्रतिरोध, है ना, एसिड रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं प्रतिरोध का मतलब, तो उसमें दिया है रेजिस्टेंस, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर इनेमल, रेजिस्टेंस इनेमल ही सही होगा। एस आर इनेमल किसमें यूज किया जाता है? डी वाला। एस आर इनेमल जो एसिडिक फ्रूट है, जैसे कि एसिडिक कंटेंट, जैसे कि चेरी है, जैसा कि खट्टा, जैसा मैंगो है, जो पका नहीं होता तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, नींबू है इसमें होता है। तो सबसे सही आंसर क्या है? आर इनेमल, रेजिस्टेंस इनेमल होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।